यह आदमी दिन में 3 बार खाना बनाता, लेकिन जब वह जाने लगा तो उसने देखा कि सामने वाली टेबल पर कोई भी नहीं था। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अजय और बाकी लोगों को पता चला कि यह रिपेयर शॉप बहुत ही संदिग्ध है और ली जिंग के साथ हुआ अपराध इसी जगह पर हुआ हो। अजय और शाओ मो ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के कर्मचारियों का भेष बनाकर अंदर जाकर हालात देखने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से दुकान के मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया और फिर दोनों वापस लौट गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुकान का मालिक इतना घमंडी होगा। शाओ मो को पक्का यकीन था कि वही आदमी ली जिंग का हत्यारा है। दुर्भाग्य से इतने साल बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और वह कानून से बचता रहा। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वह रात में चुपके से दुकान में घुसेंगे और उसी रात दोनों रिपेयर शॉप के बाहर गाड़ी में बैठकर नजर रखे थे और मौका देखकर अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अजय को रोज की तरह अस्पताल जाकर अपनी बहन से भी मिलना था और उधर शाओ मो ने देखा कि दुकान का मालिक बाहर निकल चुका है और फिर शाओ मो ने लगातार अजय को फोन किया, लेकिन अजय ने कॉल नहीं उठाई। उसे डर था कि मालिक किसी भी वक्त लौट सकता है, इसलिए शाओ मो अकेले ही अंदर चली गई। रिपेयर शॉप बहुत पुरानी और अंधेरी लग रही थी। हल्की रोशनी में माहौल और भी डरावना था। शाओ मो ने चारों दीवारों पर लटके तांत्रिक हथियार देखे और फिर वह उस जगह तक पहुंची जिसका जिक्र अजय ने किया था। वहां ताबीजों से भरा एक संदूक था जो जादू को सील करने के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर से एक सड़ा हुआ खोपड़ी निकला। वह वहां से निकलने ही वाली थी कि अचानक किसी ने पीछे से वार किया और वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक फ्रिज के अंदर बंद पाया। उधर अस्पताल में अजय को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और शाओ मो को खोजने वहां गया, लेकिन शाओ मो गायब थी। उसे खतरे का एहसास हुआ और वह पुलिस ऑफिसर वॉन यू के साथ रिपेयर शॉप पहुंचा। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर शाओ मो की टोपी पड़ी थी। दोनों के चेहरे उतर गए। साफ था कि कुछ बुरा हुआ है। ऑफिस एरिया में दीवार पर लटके तांत्रिक सामान देखते ही अजय को फ्रिज याद आ गया। दोनों दौड़कर वहां पहुंचे और दरवाजा खोलने ही वाले थे कि दुकान का मालिक कुल्हाड़ी लेकर हमला कर देता है और वॉन यू घायल होकर गिर पड़ती है और अजय मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन मालिक उस पर भी हमला कर देता है। वॉन यू किसी तरह हथियार उठाती है, मगर मालिक के पास बंधक एजे होता है, इसलिए उसे हथियार फेंकने पड़ते हैं और फिर दोनों के बीच फिर से हाथापाई होती है। इसी बीच अजय फ्रिज का दरवाजा खोल देता है और अंदर शाओ मो लगभग दम तोड़ चुकी होती है और अजय उसे अपनी बाहों में लेकर गर्म करने की कोशिश करता है और शाओ मो कांपते हुए फ्रिज की ओर इशारा करती है। तभी दुकान का मालिक फिर से वॉन यू पर हावी हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक फ्रिज से लंबे बालों वाली एक परछाई बाहर आती है। मालिक डर के मारे पागल हो जाता है और भागते हुए सड़क पर गाड़ी की टक्कर से मर जाता है और पुलिस को ली जिंग का शव मिल जाता है जो 13 साल से लापता थी। आखिरकार ली जिंग की आत्मा आखिरी बार सबको देखना चाहती है और डॉक्टर जियान की मदद से ऐसा होता है और ली जिंग रोते हुए अजय का शुक्रिया अदा करती है और यहाँ पता चलता है कि दुकान के मालिक ने ली जिंग को मारने के बाद उसकी आत्मा को दबा कर रखा था। अजय की वजह से वह जाल टूट गया और ली जिंग मुक्त हो पाई। अपनी माँ को रोज दुख में देखकर वह पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती थी। समय के साथ वह इस दुनिया से और भी जुड़ गई थी, अपनी माँ, दोस्तों और अजय से। आखिरकार उसका अध्याय खत्म होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर बॉस श्योंग रोज की तरह खाना बनाता है और अपने परिवार को बुलाता है, लेकिन टेबल खाली रहती है। कई साल पहले उसकी पत्नी और बच्चे मारे जा चुके थे। बॉस श्योंग कई सालों से प्रॉपर्टी का काम कर रहा था और उसने न जाने कितने भूतिया घर देखे थे और उस दिन वह योंगरेन के साथ शहर के बाहर बने एक विला में पहुंचा। कहा जाता है कि 8 साल पहले उस घर के मालिक पति पत्नी की बेडरूम में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसके बाद से वहां कोई नहीं रहा, यानी यह एक खूंखार भूतिया घर था। लेकिन यह सुनकर बॉस श्योंग उदास होने के बजाय भीतर ही भीतर उत्साहित हो उठा, खासकर जब उसने लिविंग रूम में दबी हुई नाखून देखी। उधर पुलिस स्टेशन में मौजूद वॉन यू को अचानक एक सहकर्मी ने रोक लिया और कुछ दिन पहले उसने अनजाने में बॉस श्योंग को वॉन यू के लिए सूप लाते देखा था। तभी उसे याद आया कि पहले वह उसके केस पर काम कर चुकी। जिज्ञासा में वॉन यू ने तुरंत फाइल निकलवाई और चौंकाने वाला सच सामने आया। 6 साल पहले बॉस श्योंग की पत्नी और बच्चे घर में बेरहमी से मारे गए थे। हत्यारे पकड़े तो गए, लेकिन सबूत कम होने और उनके नाबालिग होने की वजह से आखिरकार उन्हें सिर्फ चोरी के मामले में 5 साल की सजा मिली। यह सुनकर योंगरेन को बहुत अजीब लगा, क्योंकि इतने सालों में बॉस श्योंग ने कभी इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था, बल्कि वह अक्सर पत्नी और बेटी का नाम लेते हुए कहता था कि वह घर जाकर उनके लिए खाना बनाएगा। योंगरेन को कुछ समय पहले की एक पार्टी याद आई जब वह नशे में धुत बॉस श्योंग को घर छोड़ने गया था। दरवाजे पर औरत और बच्चे के जूते रखे थे और बॉस श्योंग ने उसे धीमे बोलने को कहा था कि ऊपर पत्नी और बच्चा सो रहे हैं। योंगरेन को लगा कि कहीं न कहीं जरूर कुछ गड़बड़ है। वॉन यू ने अपने अनुभव से अंदाजा लगाया कि शायद बॉस श्योंग की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसी दौरान बॉस श्योंग रोज की तरह ढेर सारा खाना बनाता है, लेकिन खाते खाते रोने लगता है और अजीब बातें बुदबुदाता है। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, क्या तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो? इधर योंगरेन
बॉस की हालत को लेकर परेशान हो जाता है और जानबूझकर बातों में टटोलते हुए कहता है कि वह बॉस श्योंग के परिवार के साथ कभी मिलने आना चाहता है। बॉस श्योंग ऊपर से तुरंत हामी भर देता है, लेकिन जैसे ही तारीख की बात आती है वह बच्चों की पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल देता है। योंगरिन लगातार सवाल करता है कि बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, तो बॉस श्योंग का चेहरा बदल जाता है और माहौल अजीब हो ही रहा होता है कि तभी अजय वहां आ जाता है और बातचीत टूट जाती है। मजबूरन योंगरिन को पूछताछ छोड़नी पड़ती है। उधर वॉन यू को एक और अहम सुराग मिलता है। कुछ समय पहले बॉस श्योंग के परिवार के हत्यारे सजा पूरी करके जेल से बाहर आए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। वॉन यू का दिल घबरा जाता है और वह तुरंत बॉस श्योंग को फोन करती है, मगर उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। बेचैनी बढ़ने पर वह खुद उसके घर पहुंचती है। डोरबेल दबाने ही वाली होती है कि बॉस श्योंग खुद दरवाजा खोल देता है और कहता है कि वह बाहर जा रहा है, अभी मिलने का समय नहीं है। लेकिन वॉन यू अंदर जाकर देखना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसे टॉयलेट जाना है और यह सुनते ही बॉस श्योंग का चेहरा बदल गया। वॉन यू को अंदर बुलाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और उसी रात से वॉन यू पूरी तरह लापता हो गई। और उसने योंगरेन को जो आखिरी मैसेज भेजा था उसमें लिखा था कि वह बॉस श्योंग से बात करने जा रही है। अजय और योंगरेन तुरंत बॉस श्योंग के घर पहुंचे, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। योंगरेन को पहले वाला अनुभव याद आया और उसने गमले के नीचे से स्पेयर चाबी निकाल ली। घर के अंदर बॉस श्योंग नहीं था और वॉन यू के आने का भी कोई निशान नहीं मिला। बस दीवार पर टगी ढकी हुई तस्वीरें अजीब लग रही थीं। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मास्टर बेडरूम की अलमारी में एक भयानक तांत्रिक वेदी रखी हुई थी। उलटे टंगे बुद्ध की मूर्ति देखकर अजय को याद आया कि उसने बचपन में यह देखा था, जब उसकी माँ को उसके पिता ने मारने से पहले वह लगातार मंत्र पढ़ रही थी और उसके नीचे बिल्कुल ऐसी ही वेदी रखी हुई। और तभी बी पो पो और शाओमो तुरंत वहां पर पहुंचे और एक नजर में पहचान लिया कि यह बांग हो की एक विधि है। बॉस श्योंग दरअसल यिन मंदिर की पूजा कर रहा था, जो आम मंदिरों से बिल्कुल अलग होती है। इसमें पूजे जाने वाले बुरी चीजें तरह तरह के होते हैं और तरीके बेहद रहस्यमय और डरावने होते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि बाहर से साधारण दिखने वाला बॉस श्योंग चुपके से ऐसे काम कर रहा। वॉन यू की जिंदगी और मौत का पता न चलने से सभी के दिल में बेचैनी भर जाती है। इसी समय पहले देखे गए उसी भूतिया विला में ढेर सारी बलि सामग्रियों के बीच दो लोग पड़े होते हैं। यही वे लोग थे जिन्होंने बॉस श्योंग की पत्नी और बेटी की हत्या की थी। जेल से छूटने के कुछ ही समय बाद बॉस श्योंग ने उन्हें घात लगाकर पकड़ लिया था और वे अभी बेहोश ही थे कि उन्हें घसीटकर उस भूतिया घर में ले आया गया और बलि बना दिया गया। सौभाग्य से वॉन यू की जान को कोई खतरा नहीं था, उसे सिर्फ बेहोश किया गया था और साथ लाया गया था। और होश में आते ही सामने का दृश्य देखकर वह बॉस श्योंग की मंशा समझ जाती। वॉन यू उसे समझाती है कि वह आवेग में न आए और पुलिस पर भरोसा रखे। बॉस श्योंग के चेहरे पर गहरी कड़वाहट छा जाती है और वह कहता है कि उसकी पत्नी खुद भूखी रहकर भी हर महीने गरीबों को दान देती थी। इतनी नेक इंसान को बेरहमी से मार दिया गया, इसलिए उसे किसी पर भरोसा नहीं है और न ही न्याय व्यवस्था पर। वह शैतान भगवान की पूजा करके अपने ही तरीके से पत्नी और बेटी को शांति देना चाहता है। जब सारे जरूरी सामान तैयार हो जाते हैं तो बॉस श्योंग मंत्र बुदबुदाते हुए एक लंबी कील उठाता है और उसे एक लड़के के सिर की ओर तान देता है। यही थी हॉन्टेड हाउस सीक्रेट शॉप के 7वें और 8वें एपिसोड की कहानी। नेक्स्ट एपिसोड में इस सीरीज का फाइनल होगा, जिसमें अजय के माता पिता के रहस्यों और शाओमो द्वारा श्राप को तोड़ने की कहानी दिखाई जाएगी। आज की एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होती है। पसंद करने वाले दोस्त जुड़े रहें। विल मीट अगेन इन द